वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेज टॉपर्स पे। तो दोस्तों, अपन है वो साइंस के अंदर ग्रैंडुलर सिस्टम या ग्रंथि तंत्र के ऊपर बात कर रहे थे। कुछ एक ग्रंथियों के लगभग अधिकांश ग्रंथियों के बारे में पढ़ चुके हैं। कुछ जो ग्रंथियां बची हुई है उनके बारे में अपन है वो आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज मैं बात करता हूँ थायराइड ग्रंथि। हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। आज पढ़ेंगे पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड, या इसको हिंदी में अगर लिखूं मैं तो परावटु ग्रंथि। परावटु ग्रंथि, ठीक है। देखिए, ये ग्रंथि अगर पूछा जाए इसकी स्थिति कहाँ होती है, तो इसकी स्थिति होती है गर्दन के अंदर, नेक के अंदर, गर्दन के अंदर पाई जाती है आपकी पैराथायराइड ग्रंथि। सर, आपने तो थायराइड भी गर्दन में बताया था। हाँ, थायराइड भी गर्दन में होती है और पैराथायराइड भी गर्दन में होती है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। पैराथायराइड पीछे की तरफ और थायराइड आगे की तरफ। उससे निकलने वाले सारे हार्मोन्स वगैरह के बारे में अपन है वो डिटेल से बात कर चुके थे। आज बात करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड की। तो देखना, पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है, परावटु जो ग्रंथि होती है, इससे दो हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है पैराथायराइड हार्मोन और एक होता है कैल्सिटोनिन। एक तो होता है पैराथायराइड और एक होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। कौन सा? कैल्सिटोनिन हार्मोन, ठीक है। पैराथायराइड और कैल्सिटोनिन दोनों हार्मोन निकलते हैं किससे? पैराथायराइड ग्लैंड से। अब देखिए, ये जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है ना, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये क्या करती है, अपना जो ब्लड होता है ना, मानव का जो रक्त होता है, उसमें कैल्शियम के लेवल को क्या करती है? कंट्रोल करती है। कैल्शियम का लेवल ज्यादा या कम होना किसके ऊपर डिपेंड करता है? पैराथायराइड ग्लैंड के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए कैसे होता है। आप जानते हो, अपनी जो हड्डियां होती है, बोन जो होती है, वो उनमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम, फास्फोरस पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। साधारण सी बात है। अब देखिए, ब्लड के अंदर भी कुछ न कुछ कैल्शियम चाहिए होता है। एक निश्चित मात्रा ब्लड के अंदर भी कैल्शियम की होनी चाहिए। अब क्या हुआ है कि शरीर के अंदर, जैसे मान लो आप ब्लड के अंदर कैल्शियम की क्या आ गई? कमी आ गई। ब्लड में क्या है? कैल्शियम की कमी। तो ये क्या करेगा कि हड्डियों से कुछ न कुछ कैल्शियम लिया और किसमें मिला दिया? ब्लड में। ऐसा ही इसका उल्टा भी हो सकता है कि क्या ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़ गई, ब्लड में क्या हो गया? कैल्शियम की मात्रा बढ़ गई, तो इस बढ़े हुए कैल्शियम को वापस हड्डियों में ले जाकर जमा कर दे। ये दोनों के दोनों काम कौन सी ग्रंथि करती है? पैराथायराइड ग्लैंड करती है, अपने दो हार्मोनों के द्वारा। एक तो पैराथायराइड हार्मोन और एक कैल्सिटोनिन हार्मोन के द्वारा। देखिए कैसे। जैसे मान लो, होगा क्या, पैराथायराइड ग्लैंड क्या करेगी, जब ब्लड में क्या होगा, कैल्शियम की क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। ब्लड में कैल्शियम की कमी होने पे कौन सा हार्मोन निकलेगा? पैराथायराइड हार्मोन निकलेगा। और होगा क्या फिर इस प्रोसेस में? बोन से, हड्डी से, जो आपकी हड्डी बनी हुई है, उस हड्डी से क्या लिया जाएगा? कैल्शियम लिया जाएगा और किसमें मिला देंगे? ब्लड के अंदर मिला देंगे। ये कैल्शियम लिया और किसमें मिला दिया? ब्लड में। ये काम किसका है? पैराथायराइड ग्रंथि का है। समझ में आई बात? पैराथायराइड हार्मोन कब स्रावित होता है? जब ब्लड में कैल्शियम की क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। पैराथायराइड हार्मोन निकलेगा, हड्डी से कैल्शियम लेगा और किसमें मिला देगा? ब्लड में। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कैल्सिटोनिन हार्मोन की, जस्ट इससे उल्टा होगा। क्या हो रहा है? अगर ब्लड में कैल्शियम क्या हो गया? बढ़ गया। ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़ गई, तो कौन सा हार्मोन स्रावित होगा पैराथायराइड ग्लैंड से? कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित होगा। कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करेगा? इस ब्लड वाले कैल्शियम को लेगा और कहां भेज देगा? इस हड्डी के अंदर स्थानांतरित कर देगा, इस बोन में लाके रख देगा। ये काम है किसका? कैल्सिटोनिन हार्मोन का। ध्यान रखना, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा अगर बढ़ गई, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा अगर बढ़ गई और कैल्सिटोनिन हार्मोन है वो स्रावित नहीं हुआ, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगी? एक बीमारी हो जाएगी जिसे कहा जाता है टिटेनी। ठीक है, टिटेनी बीमारी में होता क्या है कि नसों में दर्द होने लगता है। जो वेन्स होती है, आपकी नसें जो होती हैं, उनमें दर्द रहने लगता है। किस हार्मोन की वजह से? कैल्सिटोनिन हार्मोन की कमी से। क्योंकि कैल्सिटोनिन हार्मोन की कमी है तो ब्लड में क्या होगा? कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा और बढ़ा हुआ ब्लड में कैल्शियम का लेवल एक बीमारी पैदा कर देता है जिसे टिटेनी कहा जाता है। होता क्या इस बीमारी में? नसों का दर्द है वो बढ़ जाता है, जो वेन्स होती हैं उनमें दर्द बढ़ जाता है। उसके अलावा जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है, परावटु जो ग्रंथि होती है, उसके बारे में विशेष बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये क्या कर सकती है? जो आपकी मास्टर ग्लैंड है, कौन सी मास्टर ग्लैंड? एक ही होती है मास्टर ग्लैंड। कौन सी? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो मास्टर ग्लैंड से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? ये पीयूष ग्रंथि से फ्री होती है तो वो होती है आपकी पैराथायराइड ग्लैंड। आ रही है बात समझ में? पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में इतना ही आपके लिए काफी है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने थाइमस ग्रंथि की। किसकी? थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड, ये क्या होती है? तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इसकी स्थिति की। कहां स्थित होती है? तो ये होती है हार्ट के आसपास, ठीक है, हार्ट के पास स्थित होती है, हृदय के पास स्थित होती है। कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि से निकलने वाला अगर हार्मोन पूछा जाए तो वो होता है थाइमोसिन, थाइमोसिन हार्मोन, ठीक है। थाइमोसिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलता है? थाइमस ग्रंथि से निकलता है। अगर पूछा जाए थाइमोसिन हार्मोन का कार्य क्या होता है, तो ये क्या करता है? लिम्फोसाइट के निर्माण में सहायता करता है। किसके निर्माण में? लिम्फोसाइट के निर्माण में सहायता करता है। सर ये लिम्फोसाइट क्या होता है? तो बच्चे ये लिम्फोसाइट वही होता है जो आपको मैंने ब्लड के अंदर पढ़ा दिया था। ब्लड के अंदर मैंने आपको WBC पढ़ाया था, व्हाइट ब्लड का पल्स। WBC मैंने आपको 5 प्रकार की बताई थी, एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। और आपको ये भी बताया था कि लिम्फोसाइट जो होती है ना, वो क्या करती है? एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। एंटीबॉडीज क्या करते हैं? अपने शरीर में जो एंटीजन आएंगे उनको रोकने का कार्य करते हैं। कहने का मतलब एंटीबॉडीज अपने शरीर की क्या बढ़ाते हैं? इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। इम्यूनिटी का नाम काफी चल रहा है कोरोना के कारण। आर्य भाषा में ये वही इम्यूनिटी है। तो लिम्फोसाइट क्या करते हैं? एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं और एंटीबॉडीज शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। और लिम्फोसाइट का निर्माण कौन से हार्मोन की सहायता से होता है? थाइमोसिन हार्मोन की सहायता से। यानी कुल मिला के पूरी गोल कहानी को घुमाते हुए आप कह सकते हैं कि अगर थाइमोसिन हार्मोन की क्या आ जाएगी थाइमोसिन हार्मोन की अगर क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, तो क्या होगा? लिम्फोसाइट का निर्माण कम होगा। लिम्फोसाइट के निर्माण कम होगा तो एंटीबॉडीज का निर्माण कम होगा। एंटीबॉडीज का निर्माण कम होगा तो शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम विकसित होगी, यानी अपन ज्यादा बीमार पड़ेंगे या शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो ये कार्य है आपका किसका? थाइमस ग्रंथि का। आर्य बात में थाइमस ग्रंथि का ये कार्य। अब देखो भाई, अगर आपने ये जो लिम्फोसाइट वगैरह के बारे में अगर वास्तव में आप में डाउट है ना, तो ब्लड वाली क्लास ले लेना, ठीक है। ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम पीछे जो क्लासें हो चुकी हैं वो सारी क्लासें देख लेना, ठीक है। हालांकि मैं हर टॉपिक में जो भी नाम आता है उसके बारे में डिटेल से बता देता हूँ, सारी चीजें बता देता हूँ, लेकिन पिछली क्लासें तो आपको लेनी भी है क्योंकि आप 17 मई वाले टेस्ट की भी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। अगर टेस्ट होने के बाद में ऐसे लोग भी होंगे जो टेस्ट होने के बाद इस वीडियो तक पहुंचेंगे, बाद में देखेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है, सारी वीडियो देख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो अब करंट में साथ साथ में वीडियोस देख रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए है कि 17 मई को जो टेस्ट होगा 11 बजे सुबह अपने ट्विटर के जो ग्रुप टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसके ऊपर अपना 11 बजे टेस्ट होगा। प्राइस भी आपको बता रखा है, ठीक है। सारी चीजें बात हो चुकी है। तो पूरी जो साइंस की आज तक क्लासें हैं और 17 मई तक जितनी क्लासें हो जाएंगी उन सभी क्लासों को आपको पढ़ लेना है। ज्यादा से ज्यादा कितनी होंगी? 15 क्लासें होंगी। 15 क्लासें होंगी नहीं, ठीक है। तो 15 क्लासें आप लगा सकते हैं, इस बहाने आपकी तैयारी भी हो जाएगी और आपको सीखने को भी मिलेगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ हम अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अपन ने कुछ जीता है, कोई प्राइज जीता है या कहीं पे विनर तो रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम का तो आपको पता है ऐसी कंडीशन है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर लो चाहे स्टेट की बात कर लो, ठीक है। बीजेपी कांग्रेस का मैटर नहीं है ये, बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है ये। सारी सरकारें क्या है? जालिम सरकार नहीं है, जालिम सरकारें हैं। राजस्थान में मैं बात कर रहा हूँ, स्टेट में कांग्रेस की सरकार है। पता है आपको? पटवारी का, रीट का, हाईकोर्ट, LDC का कोई अता पता है क्या? कुछ भी नहीं। सेंटर के अंदर आप देख रहे हो सारे डिपार्टमेंट, SSC, रेलवे, कितना बुरा हाल हो रखा है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? अपनी तैयारी को जारी रखना है। जब भी इनकी नींद खुलेगी, जब भी एग्जाम होंगे, जब भी रिजल्ट आएंगे, तो कम से कम ऐसा ना हो कि आप वंचित रह जाए मौके। आपको पता है पंचवर्षीय योजना है एक भर्ती, अगर एक भर्ती, एक वैकेंसी को आप ऐसे ही निकाल देते हैं अपने आलस की वजह से, अपनी तैयारी नहीं कर पाने की वजह से, तो वो आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ी ट्रेबल भी बन सकती है, बहुत बड़ी समस्या भी बन के खड़ी हो सकती है। तो ध्यान रखना इन चीजों का, ठीक है। थोड़ा अलर्ट आपको रहना होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बार बार इतनी वैकेंसियां नहीं आ रही हैं कि आपको बहुत सारे चांस मिल जाए, ठीक है। आपका जो एज ग्रुप है उसके अंदर बहुत ज्यादा वैकेंसियां नहीं देख पाते हो आप, ठीक है। साथ साथ चलना पड़ेगा, आपको चीजों को समझना पड़ेगा। अब देखिए अगली बात करता हूं मैं किस ग्रंथि की? एड्रिनल ग्रैंड, अधिवृक्क ग्रंथि की, ठीक है। अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड या अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। इसको सुप्रारेनल ग्लैंड भी बोलते हैं। कौन सी?
सुप्रा रीनल ग्लैंड, ठीक है। रीनल ध्यान रखना, एड्रीनल, रीनल नाम किससे संबंधित आपको पता चल जाएगा। ये कहाँ होती है, तो ये ह्यूमन की जो किडनी होती है ना, किडनी होती है उसके ऊपर स्थित होती है कौन सी ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। किडनी के ऊपर ये जो ग्रंथि है इसे क्या कहा जाता है, अधिवृक्क ग्रंथि या सुप्रारीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। अब देखिए ये जो एड्रीनल ग्लैंड है इसके दो भाग होते हैं, एक तो ये बाहर वाला कठोर भाग इसे कहा जाता है कोर्टेक्स, क्या कहा जाता है, कोर्टेक्स, और एक जो अंदरूनी भाग है इसे कहा जाता है मेडुला, मेडुला, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड की मैं बात करूं, अधिवृक्क ग्रंथि की मैं बात करूं, सुप्रारेनल ग्लैंड भी इसे कहा जाता है, किडनी के ऊपर स्थित होती है, ठीक है, किडनी के ऊपर स्थित होती है। दो भाग होते हैं इसके, एक भाग होता है कोर्टेक्स और दूसरा भाग होता है मेडुला। दोनों से अलग अलग हार्मोन निकलते हैं, अलग अलग कार्य होता है, ठीक है। सारी चीजों के बारे में अपन जानेंगे। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं इसके कोर्टेक्स भाग की। कोर्टेक्स भाग का जो मुख्य कार्य है ना वो देखिए क्या है। एक तो इसका मुख्य कार्य है उपापचयी प्रक्रमों में सहायता करना, ठीक है, और एक है ब्लड के अंदर वाटर और साल्ट, जल और लवण का जो रेशो होना चाहिए, जो मात्रा होनी चाहिए उसको मेंटेन रखना। इससे दो हार्मोन निकलते हैं, एक होता है एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, और एक होता है आपका कार्टिसोल। एल्डोस्टेरोन और कार्टिसोल है दो हार्मोन निकलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि के किस भाग से, कोर्टेक्स भाग से। ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एल्डोस्टेरोन ब्लड के अंदर, ह्यूमन जो ब्लड है, ब्लड में वाटर एंड साल्ट के लेवल को क्या करता है, साल्ट के लेवल को कंट्रोल करता है, मेंटेन रखता है, साल्ट के लेवल को मेंटेन रखता है। कौन सा हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। कहां से स्रावित होता है, कोर्टेक्स भाग से। दूसरा है आपका कार्टिसोल। ये कार्टिसोल क्या करता है, उपापचयी प्रक्रमों में, यानी मुख्य जो इसका काम है वो क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा। ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटने के बाद ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन रेट को कंट्रोल करता है, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन रेट को कंट्रोल करता है, यानी ग्लूकोज है वो कितनी मात्रा में ऑक्सीकृत होगी उसकी दर को कंट्रोल करता है कौन सा हार्मोन, कार्टिसोल। कहने का मतलब ये एल्डोस्टेरोन और कार्टिसोल हार्मोन है ना, दोनों ही मेटाबॉलिज्म फंक्शंस के लिए, उपापचयी प्रक्रमों के लिए। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है पिछली क्लास में डिटेल से समझा चुका हूं मैं आपको, ठीक है। मेटाबॉलिज्म फंक्शंस के लिए क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग होता है कोर्टेक्स भाग। अगर कोर्टेक्स भाग में गड़बड़ी हो जाए ना, कोर्टेक्स भाग में गड़बड़ी हो जाए तो इस बीमारी को कहा जाता है एडिसन, एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज है वो किस वजह से होती है, तो एड्रिनल ग्लैंड का कोर्टेक्स भाग विकृत हो जाने पर, खराब हो जाने पर उपापचयी प्रक्रम बिगड़ जाते हैं और इस बीमारी को क्या कहा जाता है, एडिसन डिजीज कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है ये। अगर कोर्टेक्स भाग क्या हो गया, खराब हो गया या फेल हो गया, अपना कार्य करना बंद कर दे, तो लगभग 2 से 3 दिन या लगभग 1 वीक के अंदर अंदर, विद इन ए वीक व्यक्ति की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, जिंदा नहीं रह पाएगा। जीवित रहने के लिए भी आवश्यक है कोर्टेक्स भाग, किसका, एड्रिनल ग्लैंड का। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है ये। और एडिसन बीमारी किस वजह से होती है, तो कोर्टेक्स भाग विकृत हो जाने पर। कोर्टेक्स भाग कौन सी ग्रंथि का होता है, एड्रिनल ग्लैंड का। अब देखो बात करता हूं मैं, दूसरा भाग है इसका मेडुला। एड्रिनल ग्लैंड ही चल रही है, कोर्टेक्स भाग पढ़ चुके हैं, दूसरा भाग है मेडुला। मेडुला भाग वाले जो हार्मोन हैं उनके बारे में आप परिचित हैं, आपने सुना है, जरूर सुना है कभी न कभी। कौन से होते हैं, एड्रिनलिन, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। एड्रिनलिन, इसी को एपिनेफ्रेइन, एपिनेफ्रेइन या नॉर एपिनेफ्रेइन भी कहा जाता है। आ रही बात समझो। मेडुला भाग से 2 हार्मोन निकलते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन। इन्हें एपिनेफ्रेइन और नॉर एपिनेफ्रेइन भी कहा जाता है। ये क्या होते हैं, ये जो दोनों हार्मोन होते हैं एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पूरक हार्मोन का कहलाते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। यानी एड्रेनलिन का अगर स्राव होगा तो उसके कुछ टाइम बाद इस हार्मोन का भी, नॉर एड्रेनलिन हार्मोन का भी स्राव होता है। देखिए इस सिचुएशन को एज्यूम करिए, आप कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है,
और वहां जाके आपके सामने कोई खतरा आता है, कोई डेंजर आता है, ठीक है, जैसे मान लो किसी फोर्ट के अंदर घूमने जा रहे हो आप, ठीक है, बारहवीं में किसी दुर्ग के अंदर किले में घूमने के लिए आप जा रहे हो, ठीक है, लंगूर होते हैं वहां, बंदर होते हैं, ठीक है, ऐसा कोई जानवर जिससे आपको डर लगता है वो आपकी तरफ बढ़ रहा है। अब क्या होगा, आपकी हार्ट बीट है और बीपी है, ये बढ़ने लगती है। अरे बस कहने का मतलब आप में क्या आने लगती है, घबराहट आने लगती है। यानी क्या हुआ है, आपके शरीर में एड्रेनलिन हार्मोन का क्या हुआ है, स्राव हुआ है। अरे बात सुनिए, कौन सा पार्ट एक्टिव है, एड्रेनल ग्लैंड का मेडुला भाग एक्टिव हुआ, और कौन सा हार्मोन निकला है, एड्रेनलिन, या इसी को बोलते हैं एपिनेफ्रेइन। यह हार्मोन आप में निकलेगा, आपके अंदर हार्ट बीट है, बीपी है, आपकी जो पल्स रेट है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, और आपके अंदर क्या आ जाएगा, भय आ जाएगा। अब आपका दोस्त आपके साथ है या आसपास जो लोग हैं वो आपको बताएंगे नहीं ये नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक, धीरे धीरे आप थोड़े नॉर्मल होंगे। यानी अब आप में कौन से हार्मोन का स्राव हो रहा है, नोर एपिनेफ्रेइन या नोर एड्रेनलिन हार्मोन का। ये क्या करेगा, जो बिगड़ी हुई सिचुएशन है वापस उसको बैलेंस करने का कार्य करता है। यानी इन दोनों हार्मोनों को पूरक हार्मोन कहा जाता है। एक हार्मोन स्रावित होगा तो दूसरा अवश्य होगा, और सबसे पहले ये होगा एड्रेनलिन, और उसके बाद इसके प्रभाव को कम करने के लिए कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, नोर एड्रेनलिन हार्मोन होता है। अब देखिए इसे क्या कहा जाता है, इसके साथ इसे 3F हार्मोन भी कहा जाता है। इन दोनों हार्मोन को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, 3F हार्मोन। 3F का मतलब है, F से बढ़ता है फ्राइट, यानी आप भयभीत हो गए। उसके बाद है फ्लाइट, यानी आपने फ्लाइट उठा दी, ठीक है, 9 2 11, समझ रहे हो आप बात। और या फिर आप क्या कर सकते हैं, फाइट। ये तीनों सिचुएशन के लिए आपको तैयार करने वाला हार्मोन यही होते हैं। आपको भयभीत होंगे वहां, इसकी वजह से आपको भागना लग रहा है, अपने से हैंडल नहीं हो पाएगा, यहाँ से बच के निकलने में फायदा है, फ्लाइट यही तैयार करेगा। और या फिर आप क्या करेंगे, अपने को लगता है कि अपना पलड़ा भारी है तो वहां आप क्या कर लोगे, फाइट कर लोगे। तो 3F हार्मोन सम्मिलित रूप से किसे कहा जाता है, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन को। 3F हार्मोन का ये भी पूछा जाता है, 3F का क्या मतलब है, फ्राइट, फ्लाइट और फ्राइट, उड़ो या लड़ो हार्मोन भी कहते हैं इसको, ठीक है, लड़ो या उड़ो, या तो आपको क्या करना है, लड़ना है या फिर वहां से उड़ना है। उड़ो या लड़ो हार्मोन भी किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपके एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन हार्मोन को, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं अगली ग्रंथि की, और वो है आपकी पैंक्रियाज। पैंक्रियाज नाम सुना सुना लग रहा है क्या, पहली क्लास जो हुई थी उसमें ग्रंथियों के 3 प्रकार बताए थे मैंने आपको, अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी और मिश्रित। अंतःस्रावी ग्रंथियां, अपने जो इतनी ग्रंथियां पड़ी है ये सारी किस प्रकार की ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या निकलते हैं, हार्मोन निकलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं पाई जाती है, नलिका विहीन होती है, अपना हार्मोन है वो सीधा ब्लड में छोड़ती है, ठीक है। ये सारी बातें अपन ने कर ली थी, हार्मोन क्या होता है, एंजाइम क्या होता है, सारी चीजें पहली क्लास में हो चुकी है। अब देखो अग्नाशय के बारे में बताया था कि मानव शरीर में एकमात्र ग्रंथि ऐसी होती है, एकमात्र ग्रंथि ऐसी होती है जो हार्मोन भी स्राव करती है और एंजाइम का भी स्राव करती है। हार्मोन व एंजाइम दोनों का स्राव करती है, बोथ आर सेक्रेटेड बाय पैंक्रियाज, ठीक है। हार्मोन्स एंड एंजाइम बोथ आर सेक्रेटेड बाय पैंक्रियाज, दैट्स व्हाई पैंक्रियाज इज कॉल्ड एन मिक्स्ड ग्लैंड या हेक्टोक्राइन ग्लैंड। इसीलिए ये क्या कहलाएगी, आपकी मिश्रित ग्रंथि या हेक्टोक्राइन ग्लैंड का कहलाती है, ठीक है। ध्यान रखना, मानव शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी, अग्नाशय। एकमात्र ग्रंथि जो हार्मोन व एंजाइम का स्राव करती है कौन सी, अग्नाशय। अब देखिए अग्नाशय से कौन से हार्मोन निकलते हैं, कौन से एंजाइम निकलते हैं, इनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अग्नाशय से एक तो मैं बात करूं हार्मोन की, और एक बात करता हूं मैं एंजाइम की। एंजाइम की अगर मैं बात करूं, पहले एंजाइम बता देता हूं मैं। एक तो निकलता है इससे लाइपेज, लाइपेज नाम सुना है क्या, हिंदी में लिख दूं, लाइपेज। लाइपेज एंजाइम निकलता है कहां से, अग्नाशय से। ये क्या करता है, वसा के पाचन में सहायता करता है, वसा यानी फैट, फैट के डाइजेशन में, फैट के पाचन में सहायता करता है लाइपेज। दूसरा है आपका एमाइलेज, दूसरा है आपका एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है, और कौन से कार्बोहाइड्रेट, तो ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट है, किस प्रकार का है, इस
ग्रंथि को समझने के बाद मैं आपको कार्बोहाइड्रेट बताऊंगा, क्या ग्लाइकोजन होता है, क्या ग्लूकोज होता है, क्या ग्लूकागोन, ये सारी चीजें हैं वो अपन इसमें कार्बोहाइड्रेट में मैं आपको समझा दूंगा, इसलिए टेंशन मत लीजिए, एक बार जितना बता रहा हूँ वो समझिए। लाइपेज और एमाइलेज। उसके बाद दो एंजाइम है आपके, ट्रिप्सिन और एक होता है क्राइमोट्रिप्सिन। दो एंजाइम कौन कौन से, ट्रिप्सिन और क्राइमोट्रिप्सिन। ये एंजाइम भी कहां से स्रावित होते हैं, पैंक्रियाज या अग्नाशय से स्रावित होते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोटीन के पाचन में सहायता करते हैं। किसके पाचन में, प्रोटीन के पाचन में सहायता करते हैं। ये क्या करते हैं, पेप्टाइड को पेप्टोन में तोड़ते हैं। किसमें तोड़ते हैं, पेप्टाइड को पेप्टोन में तोड़ते हैं। यानी पेप्टाइड और पेप्टोन, जो प्रोटीन की संरचना आप देखोगे ना तो देखोगे प्रोटीन है वो कैसे बनता है, तो ध्यान रखना पेप्टाइड को पेप्टोन में तोड़ने का कार्य या एक प्रकार से ये प्रोटीन के ही रूप है। तो प्रोटीन के पाचन में सहायता करते हैं कौन से एंजाइम, ट्रिप्सिन और क्राइमोट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है, वसा के पाचन में सहायता करता है। एमाइलेज क्या करता है, ग्लाइकोजन के पाचन में सहायता करता है। यानी ग्लाइकोजन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, क्या चीजें होती है मैं डिटेल से बता दूंगा आपको। ठीक है, तो चार एंजाइम ध्यान रखने आपको, किससे स्रावित होते हैं, अग्नाशय से। अब मैं बात करता हूं अग्नाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन्स की, इनकी हार्मोन की। तो देखिए अग्नाशय के अंदर है वो चार प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। चार प्रकार की सेल्स पाई जाती है, अल्फा, बीटा, डेल्टा और पीपी। अल्फा सेल है, बीटा सेल है, ठीक है, डेल्टा सेल है और पीपी सेल है। अग्नाशय में चार प्रकार की क्या पाई जाती हैं, सेल्स पाई जाती हैं। और जिस भाग में ये चारों सेल्स पाई जाती हैं इसे कहा जाता है लेंगरहैंस का द्वीप। लेंगरहैंस का द्वीप, लेंगरहैंस नाम का साइंटिस्ट था, उसने इन चारों कोशिकाओं की खोज की, इसलिए उसे इस द्वीप का नाम क्या रख दिया, लेंगरहैंस का द्वीप। किसमें पाया जाता है, अग्नाशय में पाया जाता है। चार प्रकार की कोशिकाएं होती हैं इसमें, अल्फा, बीटा, डेल्टा और पीपी। अब जो अल्फा सेल है ना, इससे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है ग्लूकागोन हार्मोन। कौन सा रे, ग्लूकागोन हार्मोन। बीटा सेल से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन है, काफी बार इसके बारे में पढ़ चुके हो, सुन चुके हो, बार बार क्वेश्चन इससे आता है। ध्यान रखना बीटा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है, इंसुलिन। पूछा भी जा सकता है इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय के किस भाग से स्रावित होता है, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका या पीपी सेल से। तो ध्यान रखना जो इंसुलिन हार्मोन है वो अग्नाशय की बीटा सेल से स्रावित होता है। अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होता है। ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है, ग्लाइकोजन को, किसको, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने के लिए, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है क्या, ग्लूकागोन हार्मोन। और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है क्या, आपका इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, ये ग्लूकागोन क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की पार्ट है। तो मैं सारा इसके बाद बता दूंगा, बस आप अग्नाशय का ध्यान रखो। अग्नाशय में चार सेल्स, अल्फा, बीटा, डेल्टा, पीपी। अल्फा सेल ग्लूकागोन हार्मोन निकालती है और बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। सर ये डेल्टा पीपी का तो नहीं बताया, डेल्टा पीपी क्या करती है, इन दोनों सेल से जो हार्मोन निकलेंगे उसकी रेट को कंट्रोल करती है, उसकी दर को कंट्रोल करती है। अरे बात समझे, यानी इनसे कोई स्पेशल हार्मोन नहीं निकलता है, ये इन्हीं की सहायता करते हैं। इसको क्या करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं डेल्टा और पीपी सेल। अल्फा सेल से ग्लूकागोन, बीटा से इंसुलिन। अग्नाशय से निकलने वाले हार्मोन मैंने बता दिए, एंजाइम मैंने आपको चार बता दिए। ठीक है, और ऐसी ग्रंथि जिससे हार्मोन एंजाइम दोनों निकल रहे हैं वो क्या कहलाएगी, मिश्रित ग्रंथि। मानव शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी, अग्नाशय। अब देखो आपको कुछ दो प्रकार की चीजें, एक तो मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट का बोल दिया, कार्बोहाइड्रेट तो समझाना है। ठीक है, अब मैं आपको कार्बोहाइड्रेट भी समझाऊंगा। उसके अलावा जो ग्रंथि है वो आपकी कंप्लीट होती है, लेकिन कुछ एक अस्थायी ग्रंथियां बच जाती हैं। पहले थोड़ा सा उनके बारे में जान लो। टेम्परेरी ग्लैंड्स, अस्थायी ग्रंथियां जो मानव में पाई जाती है, तो ये है वो ओनली इन फीमेल्स होती है, ओनली इन फीमेल्स, केवल महिलाओं में पाई जाती हैं, और वो भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अस्थायी जो ग्रंथियां होती है मानव में पाई जाने वाली, सिर्फ महिलाओं में पाई जाएंगी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान पाई जाती हैं। दो प्रकार की होती हैं ये, एक तो होता है आपका कार्पस लूटियम, और एक होता है प्लेसेंटा। कार्पस लूटियम और प्लेसेंटा, ठीक। इसमें इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, लेकिन ध्यान रखना कार्पस लूटियम और प्लेसेंटा है वो फीमेल में पाई जाने वाली अस्थायी ग्रंथियां हैं। और किस दौरान पाई जाती हैं, ये प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान पाई जाती हैं। प्रेगनेंसी जब स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं 0 से 3 मंथ की,
0 से 3 मंथ की तो कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? कार्पस लुटियम। और उसके बाद 4th से 9th मंथ तक कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा ही क्या करती है? जो भ्रूण होता है, जो फोइटस होता है, उसे क्या करती है? जो उसका पोषण करना है, न्यूट्रिशन है, वो सारा प्रदान करने का कार्य किसका होता है? प्लेसेंटा का होता है। ये दोनों कुछ हार्मोन भी स्रावित करते हैं, जिनमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे तो हैं। इसके अलावा जो कार्पस लुटियम है उससे एक स्पेशल हार्मोन निकलता है जिसे कहा जाता है HCG हार्मोन। बस इसीलिए ये करवाया मैंने। HCG हार्मोन को बताने के लिए ये अस्थायी ग्रंथियां बताना जरूरी था। अब देखिए ये HCG हार्मोन क्या है, इसका क्वेश्चन 1-2 बार पूछ लिया गया है। HCG हार्मोन यह होता है ह्यूमन, पूरा नाम कोरेनोइक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। गोनेडोट्रोफिन हार्मोन किससे स्रावित होता है? तो कार्पस लुटियम से। सीधी सी बात है। ओनली इन प्रेगनेंसी के दौरान, जो सिर्फ प्रेगनेंसी पीरियड होगा उसी दौरान HCG हार्मोन स्रावित होगा, यानी जो यूरिन होगा उसमें HCG हार्मोन की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और इसी चीज का उपयोग किया जाता है प्रेगनेंसी टेस्ट में। प्रेगनेंसी टेस्ट में, ठीक है। तो ध्यान रखना, प्रेगनेंसी टेस्ट है वो किस हार्मोन की सहायता से किया जाता है? तो वो किया जाता है HCG हार्मोन की सहायता से। ह्यूमन कोरेनोइक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन इसका पूरा नाम होता है। क्या होता है? प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान क्या होगा? यूरिन के अंदर HCG हार्मोन की मात्रा बढ़ जाएगी और इसी बढ़े हुए HCG हार्मोन के आधार पर पता लगाया जाता है प्रेगनेंसी का। तो प्रेगनेंसी टेस्ट में HCG हार्मोन काम में लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो ग्रंथियां हैं इंपॉर्टेंट, वो सारी कंप्लीट होती है। अब बचता है आपसे जो किया गया वादा है, कौन सा? कार्बोहाइड्रेट आपको बताना। देखो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, काफी बार आता है ये ग्रंथि तंत्र में, इसको नहीं बताते हैं लेकिन आपको बता देते हैं, क्योंकि चीजें हैं वो कार्बोहाइड्रेट में भी पढ़ लेना, अलग से पढ़ लेना, दोबारा से पढ़ लेना, लेकिन समझ लो, क्योंकि ग्लूकागोन, ग्लाइकोजन ये सारे फिर मिक्स हो जाते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है। कार्बोहाइड्रेट की मैं अगर बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है। कुछ भी नहीं बचने वाला है, कार्बोहाइड्रेट एकदम क्लियर हो जाएगा आपकी, टेंशन मत लो, बस 2 बता रहा हूं उसको समझते जाओ। एक होता है आपका मोनोसेकेरॉइड, मोनोसेकेराइड। दूसरा होता है आपका डाइसेकेरॉइड और तीसरा होता है पॉलीसेकेरॉइड। अब देखो, एक बात तो पता है सर, ये सेकेरॉइड क्या है? सेकेरॉइड बता दो, फिर ये मोनो, डाई और पॉली तो समझ में आ जाएगा। तो सेकेरॉइड किसे बोलते हैं? सेकेरॉइड क्या होता है? C6H12O6, यानी कोई भी ऐसा सूत्र, ऐसा फॉर्मूला या ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या हो, 6 तो कार्बन हो, 12 हाइड्रोजन हो और 6 ही क्या हो? ऑक्सीजन हो। ये इकाई, ये एक यूनिट क्या कहलाएगी? सेकेरॉइड कहलाएगी, ठीक है। तो ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर, अब देखो 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन अलग अलग प्रकार से जुड़ सकते हैं। अलग अलग प्रकार से जुड़ेंगे, अलग अलग संरचना होंगी, उनके नाम अलग अलग होंगे, ठीक है। जैसे मोनोसेकेरॉइड के अंदर क्या चीजें आती है? एक तो आता है आपका ग्लूकोज, एक आता है आपका फ्रक्टोज और एक होता है गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये तीनों क्या है? मोनोसेकेरॉइड हैं। यानी अगर आपसे सूत्र पूछा जाए ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या? C6H12O6, ये है सर। मैं पूछूं फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या? आप बताओगे सर C6H12O6। मैंने कहा गैलेक्टोज का फॉर्मूला क्या? आप कहोगे सर C6H12O6। तो क्या इनमें कोई फर्क नहीं होता? क्या ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एक ही होते हैं? हाँ, ये एक ही होते हैं, लेकिन सिर्फ फॉर्मूले के आधार पर। इनकी जो स्ट्रक्चर होगी, इनकी जो संरचना होगी ना, वो अलग अलग होगी। अब कंपटीशन एग्जाम में आपसे संरचना नहीं पूछी जाएगी, तो अपने को बस ये ध्यान में रखना है कि ये इकाई क्या कहलाती है? सेकेरॉइड कहलाती है। और कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें एक सेकेरॉइड इकाई काम में आती हो, क्या कहलाएगा? मोनोसेकेरॉइड। अगर 2 सेकेरॉइड इकाइयां काम में आएंगी तो क्या कहलाएगा? डाइसेकेरॉइड। अगर 2 से ज्यादा सेकेरॉइड इकाइयां काम में आएंगी तो क्या कहलाएगा? पॉलीसेकेरॉइड। किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है ना? आ रही है बात समझ में? एक तो मोनोसेकेरॉइड, 2 तो डाइसेकेरॉइड और 2 से ज्यादा तो क्या? पॉलीसेकेरॉइड। अब देखिए, ये तो आपका बन गया मोनोसेकेरॉइड। मोनोसेकेरॉइड में ग्लूकोज पढ़ लिया। ग्लूकोज कहाँ मिलती है? अभी ह्यूमन में मिलती है, मानव में मिलती है और मानव के ब्लड में पाई जाती है। और पूछा जाए किस रूप में पाई जाती है, तो डेक्स्ट्रोज। इंपॉर्टेंट है ये। मानव में जो ग्लूकोज है वो किस रूप में पाई जाती है, ब्लड में ग्लूकोज किस रूप में पाई जाती है, तो ये डेक्स्ट्रोज के रूप में पाई जाती है, ठीक है। दूसरी मैं बात करता हूं सर, फ्रक्टोज क्या होता है? फ्रक्टोज होती है फ्रूट्स की संरचना।
यानी जो फल होते हैं उनमें जो शुगर पाई जाती है, उनमें जो शर्करा पाई जाती है वो कौन सी होती है? फ्रक्टोज होती है। और यही कार्बोहाइड्रेट का सबसे मीठा रूप है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे मीठा रूप कौन सा है? यानी प्रकृति में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट में सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? फ्रक्टोज होती है। वैसे अगर पूछा जाए कि सबसे मीठी शर्करा वास्तव में कौन सी होती है, सबसे मीठी शर्करा अगर पूछी जाए तो कौन सी होती है? सेकेरिन होती है, सेकेरिन। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना है, सर आप तो बता रहे हो सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज है, आप ही बता रहे हो सबसे मीठी शर्करा सेकेरिन है, हम तो कंफ्यूज हो गए। तो ध्यान रखना ये सेकेरिन है ना, ये कृत्रिम है। कृत्रिम का मतलब मानव निर्मित है, आदमी ने खुद, इंसान ने खुद इसे लैब के अंदर तैयार किया है। सेकेरिन है वो मानव निर्मित है, कृत्रिम शर्करा है। तो पूछा जाए सबसे मीठी कौन सी, तो ये जो सेकेरिन होती है ना, ये फ्रक्टोज से बहुत ज्यादा मीठी होती है, इसलिए सबसे मीठी तो कौन सी? सेकेरिन। लेकिन सबसे मीठी प्राकृतिक पूछा जाए यानी जो नेचुरल है तो कौन सी? फ्रक्टोज। और सबसे मीठी मानव निर्मित पूछा जाए तो सीधी सी बात है सेकेरिन, यहाँ पे आंसर करोगे। उम्मीद करता हूँ कंफ्यूज नहीं होंगे आप। उसके अलावा एक चीज ध्यान रखना, फलों के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रक्टोज। अगर मैं पूछ लूं आपसे अंगूर के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है, आप कहोगे सर अंगूर भी एक फल है और इसमें कौन सी पाई जाएगी? फ्रक्टोज। तो आप गलत हो, अंगूर के अंदर ग्लूकोज पाई जाती है, ठीक है। इसी का फायदा उठाया जाता है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है अंगूर में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो आपको फ्रक्टोज नहीं करना है, आंसर क्या करना है? ग्लूकोज करना है। अंगूर में ग्लूकोज पाई जाती है, बाकी सभी फलों में कौन सी? फ्रक्टोज पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका गैलेक्टोज। ये कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है मिल्क में, दूध में, ठीक है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो गैलेक्टोज पाई जाती है। मोनोसेक्रोइड कंप्लीट होता है। दूसरा है डाइसेक्रोइड। अब क्या होगा डाइसेक्रोइड में? दो सेक्रोइड इकाइयां मिल जाएंगी और किसका निर्माण करेंगी? डाइसेक्रोइड का। ये भी तीन प्रकार का, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। ये सारे नाम आपके सुने हुए हैं, कहीं ना कहीं पे आपने जरूर पढ़े हैं 10वीं क्लास तक, ये सारे नाम आप सुन लेते हो। 10वीं के बाद अगर साइंस नहीं लिए तो भी आप इन नामों से फेमिलियर हो, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी पूछा जाता है, काफी बार पूछ लिया जाता है सुक्रोज किस प्रकार की शर्करा है? मोनोसेक्रोइड, डाइसेक्रोइड, पॉलीसेक्रोइड या कुछ और ऑप्शन में दे देगा, इनमें से कोई सी नहीं। तो ध्यान रखना, सीधा रट लेना है आपको, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज कौन सी? मोनोसेक्रोइड। उसके बाद माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज कौन सी? डाइसेक्रोइड। उसके बाद तीन पोलोसेक्राइड आएंगे, सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन, ठीक है। मैं समझा दूंगा आपको डिटेल से। एक चीज देखिएगा आप, ग्लूकोज और ग्लूकोज जब मिलेंगी क्या बनाएंगी? माल्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब मिलेंगी क्या बनाएंगी? सुक्रोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब आपकी मिलेंगी क्या बन जाएंगी? लैक्टोज, ठीक है। ऐसे बनती है ये, ठीक है। कहने का मतलब दो सेक्रोइड इकाइयां, लेकिन कौन कौन सी दो सेक्रोइड इकाइयां? तो माल्टोज के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। इसमें क्या होगा? ग्लूकोज प्लस 2 नंबर वाली फ्रक्टोज, ठीक है। और इसमें क्या होगा? ग्लूकोज प्लस 3 नंबर वाली कौन सी? गैलेक्टोज, ठीक रहेगा याद। तीनों में ग्लूकोज तो लेनी ही लेनी है, ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज जोड़ दिया तो माल्टोज, फ्रक्टोज जोड़ दिया तो सुक्रोज और लैक्टोज जोड़ दिया तो गैलेक्टोज जोड़ दिया तो क्या बन गई? लैक्टोज बन गई, ठीक है। इतना ज्यादा डिटेल से आपसे आगे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज तीनों किस प्रकार की हैं? डाइसेक्रोइड। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज क्या है? मोनोसेक्रोइड। अब सर इनका फॉर्मूला क्या होता है डाइसेक्रोइड का? तो सेक्रोइड का आपको पता है कितना होता है? C6H12O6। जब दो सेक्रोइड जुड़ेंगे तो आप कहोगे सर C तो हो गए 12, H कितने हो गए? 22, H कितने हो गए? 12 दूनी 24 और ऑक्सीजन कितने हो गए? 12। ये होता है क्या डाइसेक्रोइड का फॉर्मूला? होना तो यही चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है, क्योंकि जब दो सेक्रोइड इकाइयां आपस में जुड़ेंगी ना तो क्या निकल जाएगा? जल का अणु बाहर निकल जाएगा, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन क्या निकलेंगी? बाहर निकलेंगी। तो हाइड्रोजन 24 की जगह कितने रह जाएंगे? सिर्फ 22 और ऑक्सीजन कितनी रह जाएंगी? 11। तो ध्यान रखना, डाइसेक्रोइड का सामान्य सूत्र अगर पूछा जाए तो क्या होता है? C12H22O11, C12H22O11। मोनोसेक्रोइड का C6H12O6, इसका क्या? C12H22O11। ये हो गया आपका डाइसेक्रोइड। अब देखिए मैं बात करता हूं पॉलीसेक्रोइड की। पॉलीसेक्रोइड के अंदर क्या होगा? बहुत सारी सेक्रोइड इकाइयां, मोनोसेक्रोइड या डाइसेक्रोइड इकाइयां जुड़ जाएंगी और किसका निर्माण कर लेंगी? पॉलीसेक्रोइड का। ये 3 प्रकार का होता है, सेल्यूलोज, एक होता है आपका स्टार्च, एक होता है ग्लाइकोजन। सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन तीनों क्या है? पॉलीसेक्रोइड है। इनमें क्या होंगी? ये जो सेक्रोइड होगी इसकी बहुत सारी इकाइयां जुड़ी होंगी। कहने का मतलब C6H12O की जगह मैं कितना कर दूं?
10 ही कर दूं, 12 की जगह 10 ही कर दूं, क्योंकि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकल जाएगा, और ऑक्सीजन 6 की जगह कितना कर दिया 5। और इसकी क्या है n इकाइयां जुड़ी हैं, बहुत सारी इकाइयां जुड़ी है। ये क्या है पॉलीसेकेराइड है, ये इसका सामान्य सूत्र लिख दिया। 3 प्रकार का पॉलीसेकेराइड होता है, सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। ध्यान रखना इनमें जो सेल्यूलोज होता है ना, इसका पाचन मानव में नहीं होता है। पाचन है किस कार्बोहाइड्रेट का पाचन मानव में नहीं होता है, तो सेल्यूलोज का पाचन मानव में नहीं होता है। ये पेड़ पौधों में पाई जाती है। स्टार्च और सेल्यूलोज दोनों किस में पाई जाती है, पेड़ पौधों में पाई जाती है, लेकिन सेल्यूलोज का पाचन मानव में नहीं होता है। स्टार्च का पाचन हो जाता है, कौन सा एंजाइम करता है, तो टाइलिन एंजाइम करता है। टाइलिन एंजाइम क्या करता है, स्टार्च का पाचन कर देता है, जो कि अपनी लार में पाया जाता है। ठीक है, लार के अंदर पाया जाता है टाइलिन एंजाइम जो स्टार्च का पाचन करता है, लेकिन सेल्यूलोज का पाचन मानव में नहीं होता। पहले होता था, एक अंग होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, अवशेषी अंग जिसे अब कहा जाता है। वो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जब अपने पूर्ण रूप में था तो मानव में सेल्यूलोज का पाचन होता था। अब क्या है, टाइम के साथ वो अंग लुप्त हो चुका है, उसका सिर्फ अवशेष बचा है, इसलिए मानव में सेल्यूलोज का पाचन है वो अब नहीं होता। स्टार्च का पाचन हो जाता है। और ये ग्लाइकोजन क्या चीज है, इसको समझो आप। आपको ये बात तो समझ में आई होगी, ग्लूकोज छोटी इकाई है और ग्लूकोज की ऐसे बहुत सारी इकाइयां जुड़ जाएंगी, सैकराइड बहुत सारे जब जुड़ जाएंगे किसका निर्माण कर लेंगे, ग्लाइकोजन का निर्माण कर लेंगे। अब देखिए एक्चुअल में होता क्या है अपने शरीर में, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ जाएगी, अपन खाना लिया उससे ग्लूकोज बनी, ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, तो अपने शरीर में स्टोर रखेंगे। उस ग्लूकोज को स्टोर रखने के लिए क्या होगा, ग्लूकोज को ग्लूकोज के रूप में स्टोर नहीं रखेंगे, किसी और रूप में स्टोर रखेंगे। बहुत सारी इकाइयों को जोड़ के एक बड़ा अणु बना के स्टोर रखेंगे, उसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन कहते हैं। किसी को दिक्कत है क्या, नहीं आ रही बात समझे। ये कार्बोहाइड्रेट का आपने लिख लिया होगा, नोट्स बना लिया, मैं उम्मीद करता हूँ, या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, नहीं लिया तो बैक करके वीडियो को आप फिर से इसका स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं। बाकी अब ग्लूकोज और ग्लाइकोजन समझाना बचा है आपको। ग्लूकोज की बहुत सारी इकाइयां मिलकर किसका निर्माण कर लेती हैं, ग्लाइकोजन का। देखो अब काम है अपना, जो अपन ग्रंथि पढ़ रहे थे, पैंक्रियाज जो पढ़ रहे थे, ठीक है, उससे निकलने वाले हार्मोनों का काम अब देखते हैं अपन क्या होता है। ग्लूकोज का एक निश्चित मात्रा रहनी चाहिए ब्लड के अंदर, यानी इतना ग्लूकोज होना चाहिए। जैसे 100 ml ब्लड लिया तो उसके अंदर कोई एक निश्चित मात्रा है, उतनी मात्रा ग्लूकोज की होनी चाहिए। अगर उसकी मात्रा क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो ज्यादा होगी तो वो जो अधिक ग्लूकोज है उसको लीवर क्या करेगा, लीवर क्या करेगा, ग्लूकोज को किसमें बदल देगा, ग्लाइकोजन में बदल देगा। और ये ग्लाइकोजन कहाँ संग्रहित रहता है, तो लीवर ने बनाया है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, तो ये स्टोर भी कहाँ रहेगा, लीवर में स्टोर रहेगा। ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर रहता है, तो लीवर में स्टोर रहता है। अब देखो लीवर है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलेगा ना, तो इसे एक हार्मोन चाहिएगा, वो हार्मोन होता है ग्लूकागोन हार्मोन, सॉरी इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन हार्मोन आपने पढ़ा है कहाँ से स्रावित होता है, तो जो अग्नाशय होता है, पैंक्रियाज होता है, उसकी बीटा सेल से। आइए बात समझिए, अग्नाशय की बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। ये क्या करेगा, लीवर की सहायता करेगा ग्लूकोज को किसमें बदलने की, ग्लाइकोजन की। यानी अगर इंसुलिन हार्मोन नहीं होगा तो ग्लूकोज किसमें नहीं बदल पाएगा, ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगा। नहीं बदल पाएगा तो ब्लड के अंदर क्या हो जाएगी, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, ब्लड में ग्लूकोज है वो बढ़ जाएगा। और ब्लड में ग्लूकोज का बढ़ जाना आप जानते हो क्या कहलाता है, डायबिटीज कहलाता है, डायबिटीज। और किस प्रकार की डायबिटीज होती है, ये मेलिटस डायबिटीज। 2 तरह की बताई थी आपको, ठीक है, पूरे वीडियो अगर देख रहे हो तो बार बार मैं नहीं समझाऊंगा। डायबिटीज मेलिटस है वो किस वजह से होती है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन अगर नहीं होगा तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगी। इस वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ जाएगा, यानी एक जो निश्चित मात्रा चाहिए होती है उससे ज्यादा हो जाएगी, और इसे क्या कहते हैं, डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। इसके अलावा ये बात ध्यान रखनी है कि इंसुलिन में एक तत्व पाया जाता है, कौन सा, Zn यानी जिंक तत्व पाया जाता है। इसके अलावा जो डहेलिया वृक्ष होता है उसकी जड़ों को भी काम में लिया जाता है, किसके लिए, इंसुलिन की आपूर्ति के लिए, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं, अब देखो ग्लाइकोजन में तो बदल लिया, अब क्या है कि अपन में ब्लड में कभी ना कभी तो कमी आएगी ग्लूकोज की, इस ग्लाइकोजन को काम में लेंगे, यानी ग्लाइकोजन को जरूरत पड़ने पर बॉडी है वो वापस किस में बदलती है, ग्लूकोज में बदलती है, सीधी सी बात है। कौन बदलेगा, लीवर बदलेगा। लीवर क्या करेगा, ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलेगा। अब इसे जो हार्मोन चाहिए वो कौन सा चाहिए, ग्लूकागोन, ग्लूकागोन हार्मोन। आप बताइए ये ग्लूकागोन हार्मोन कहां से स्रावित होता है,
तो ग्लूकागोन हार्मोन आपका है वो कहाँ से स्रावित होता है, तो ये स्रावित होता है अल्फा सेल से। अग्नाशय की अल्फा कोशिका से या पैंक्रियाज की अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होता है। क्या करेगा, ग्लाइकोजन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन सा, ग्लूकागोन हार्मोन। ध्यान रखना ये जो दोनों प्रक्रियाएं होती है ना, दोनों प्रोसेस होती है, उनको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहा जाता है, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना ग्लाइकोजेनेसिस, और इसे कहा जाता है ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना यानी ग्लाइकोजेनेलिसिस। ठीक है, थोड़ा सा फर्क है इसमें जेनेलिसिस और इसमें ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक, ये दोनों प्रोसेस होती है, ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूं कार्बोहाइड्रेट है वो डिटेल से आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने सारी कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार बताए, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनो के अंदर ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, और उसमें माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। उसके अलावा जो पॉलीसेक्राइड होता है उसमें सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। तो ग्लूकोज और ग्लाइकोजन का पूरा क्या खेल होता है आपके समझ में आ गया होगा। यानी अग्नाशय के अल्फा और बीटा सेल से जो हार्मोन निकलते हैं उन हार्मोनों के कार्य आपने देख लिए। उसके अलावा जो क्या होता है, आपके एंजाइम निकलते हैं, एमाइलेज है, लाइपेज है और ट्रिप्सिन और क्राइमोट्रिप्सिन है, उन एंजाइम के कार्य देख लिए। ठीक है, सारी ग्रंथियां उनके बारे में डिटेल से आप पढ़ चुके हो। मेरे हिसाब से जो ग्रैंडुलर सिस्टम या ग्रंथि तंत्र है वो आपका कंप्लीट होता है, लेकिन एक वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने जो क्वेश्चन होते हैं ग्रंथि तंत्र से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर एक वीडियो बनाई है। ठीक है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, उस वीडियो को आप जरूर देख लेना ताकि आपको पता चल सके। ऑप्शन भी है उसमें कि किस प्रकार के क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखने को मिलते हैं और अपन को कैसे आंसर उनका देना होता है। ठीक है, अपने दोस्तों तक शेयर तो करना ही करना है और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन करवाना है ताकि 17 मई को क्या कर सकें वो सारे टेस्ट दे सकें। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने का फायदा ये भी है आपको कि मैथ का जो बैच चल रहा है उसमें आपको बार बार बोला जाता है कि किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसका फोटो या स्क्रीनशॉट आप ग्रुप में भेज दिया करें ताकि आपको जल्दी है वो सोल्यूशन मिल सके। ठीक है, तो ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन होता है ना उसको प्रेस कर दोगे ना, सारी नोटिफिकेशन ऑन करोगे तो जैसे ही क्लास का जो कोई भी शेड्यूल आपको मिलेगा या नोटिफिकेशन आपको मिलेगा तो आप हाथों हाथ लाइव क्लास के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।